मैसूर। मैसूर के आसपास के खूबसूरत और हरे भरे के मैसूर। मैसूर के आसपास के खूबसूरत और हरे भरे गांव में से एक गांव कल्लाहट्टी के नाम से। कल्लाहट्टी जो कि नगराहोडे टाइगर रिज़र्व के बिल्कुल साथ ही लगता है। नागराहोडे जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर और हरियाली दोनों ही एक अच्छी मिक़दार में पाई जाती है। इसके आसपास के हरे भरे गांव जहाँ एक खूबसूरत और दिलकश समा बांधते हैं, साथ ही साथ खौफ में भी रह रहे होते हैं। हरी भरी वादियों का, हरे भरे जंगलों का खूबसूरत नज़ारा, लेकिन उसके अंदर डर और खौफ जंगली जानवरों का। यही खूबसूरती है मैसूर की और उसके आसपास के इलाकों की, गांव की, जो छोटे छोटे आसपास उसके गांव बसे हुए हैं। कल्लाहट्टी गांव में एक नौजवान लड़का रहता है, 18 साल का श्रीनिवास। श्रीनिवास बहुत ही मेहनती और प्यारा लड़का जो कि सभी गांव वालों का पसंदीदा होता है, चहीता होता है, सबका ख्याल रखता है। श्रीनिवास ने स्कूल तक तो पढ़ा है और आगे इसकी पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन घर की हालात की वजह से ये आगे पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन इसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं आगे ज़रूर पढ़ूँगा, जैसे कुछ मेरे माली हालात अच्छे हो जाएंगे तो आगे भी मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगा। फ़िलहाल तो श्रीनिवास कुछ छोटे मोटे काम करके और अपने पिताजी का हाथ बटाता है अपने खेती बाड़ी में। इसके पिताजी जो कि कल्लाहट्टी के अंदर ही एक ज़मीन पे मज़दूरी करते हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, और ये भी उन्हीं के साथ जाता है आजकल और उनका हाथ बटाता है और खेती बाड़ी के सारे मामलात को काफ़ी अच्छे से जान चुका है, क्योंकि 2-2.5 साल से ये अपने पिताजी के साथ ही खेती बाड़ी का काम कर रहा है। श्रीनिवास के घर में इसके पिताजी हैं, इसकी माताजी हैं, दादी जी हैं और दादाजी हैं। क्योंकि अपने गांव में श्रीनिवास 10वीं तक पढ़ा होता है तो सारे गांव वाले श्रीनिवास के ऊपर काफ़ी भरोसा रखते हैं। किसी का कोई ख़त आता है, कोई भी किसी का पढ़ाई लिखाई के हवाले से काम होता है तो सभी श्रीनिवास से रब्ता करते हैं और अपने बच्चों को भी इसी के पास भेजते हैं कि चलो कम से कम वो इनको गाइड करता रहे, थोड़ा बहुत पढ़ाता रहे, ताकि वो लिख पढ़ सकें, अपना अच्छा भला सोच सकें। सितंबर 2023 का महीना है और यहाँ पे मैसूर में बहुत ही खूबसूरत समा है। फॉग का समा, हर जगह धुंध ने अपने आप को फैला दिया है और इस खूबसूरत दिल प्यारे इलाके को अपनी बाहों में समेट के ओढ़ लिया है। बिल्कुल वो समा जो कि हम जैसे टूरिस्ट या शहर में रहने वाले लोग बस अपने ख्वाबों में देखते हैं या अपनी वेकेशंस बिताने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन इस खूबसूरत प्यारे इलाके में तो श्रीनिवास और उसके बाकी गांव वाले हमेशा से ही रहते आए हैं और वहाँ पे रहते हैं। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ है कल्लाहट्टी गांव में और श्रीनिवास और उसके पिताजी चल पड़े हैं अपने खेत की ओर। सबसे मिलजुल के सुबह के वक्त नाश्ता पानी करके इन्हीं खूबसूरत कच्चे रास्तों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए यहाँ पे खूबसूरत समा है और धुंध का मंज़र है। सबसे मिलते जुलते बातें करते हुए अपने पिताजी के साथ श्रीनिवास अपने खेत में पहुँच जाता है और रूटीन में अपने कामों को शुरू कर देता है। मेहनत मजदूरी करके अपने आज के कामों को मुकम्मल करते करते दिन का समय हो जाता है और अब श्रीनिवास और उसके पिताजी बैठ गए हैं उसी खूबसूरत किनारे पे जहाँ अक्सर ये आराम करने के लिए बैठते हैं और दोपहर का खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब इन दोनों की नज़रें जो हैं वो उस कच्चे रास्ते की तरफ हैं जो उनके घर को जाती है, क्योंकि उसी कच्चे रास्ते पर से चलती हुई श्रीनिवास की माताजी इनके लिए खाना लेके आएंगी। अब पेट में भूख लग रही है और बस दिल करता है कि जल्दी से खाना सामने आए। मेहनत के बाद तो बस जी कर रहा है कि जल्दी से बस खाना हम मुकम्मल कर लें। करते करते ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाती है और श्रीनिवास जो है को उठ के देखता है रास्ते की ओर, तो इसको अपनी माताजी चलती हुई दिखाई देती हैं और इसके करीब आ जाती हैं। तो इनकी जान में जान आती है, सांस में सांस आती है कि चलो खाना आया। माताजी आके इन सब को खाना परोसती हैं और ये सब पेट भर के खाना खाते हैं इकट्ठा एक ही जगह पे बैठ के।
इसी खूबसूरत नज़ारे में, खूबसूरत समा में धुंध का मंज़र, खेतों का प्यारा नज़ारा, अपनों का माहौल और दोपहर की रोटी क्या ही मज़ा देती है। खाना मुकम्मल होता है तो बस अब इंतज़ार होता है कि माताजी जाएं तो हम बाकी काम मुकम्मल करके घर को वापस आएं। माताजी अपने घर को वापस आ जाती हैं और श्रीनिवास और उसके पिताजी अपना अपना काम खेतों का मुकम्मल करके शाम से पहले पहले अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं। गांव की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गांव में एक पंचायत लगी है और मुखिया जी कुछ सबको बता रहे हैं। ये भी उस पंचायत में चले जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है कि आज पंचायत एकदम से लग गई। तो इनको जाके आइडिया होता है कि साथ वाले गांव में एक आदमखोर बाघ ने एक बच्चे पे हमला किया है और उसको लेके जंगल में भाग गया है। ये ख़बर सुन के तो बस सबके होश उड़ जाते हैं और सबकी आंखें खुली रह जाती हैं कि अच्छा ऐसा हो गया हमारे आसपास, क्योंकि जो बाघ इनके आसपास गांव में आ सकता है वो इधर भी आ सकता है और वो किसी भी व्यक्ति को, किसी की नारी को अपना निशाना बना सकता है, उसे खा सकता है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और इस तरह श्रीनिवास और उसके पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। ये सब अब एक दूसरे को ताकीद करते हैं कि कोई भी गैर ज़रूरी तरीके से बिला वजह अपने घरों से बाहर ना जाए और जाए तो ज़रा इकट्ठा सब टोलियों में जाएं, ताकि कोई ख़तरा या कोई प्रॉब्लम हो, कोई आदमखोर का हमला हो तो एक दूसरे का साथ बना सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। ये ख़बर सुनते ही बस अब अंधेरा करीब होता है तो अभी पंचायत चली रही होती है कि सब डर के मारे इस पंचायत को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। ये इशारा होता है मुखिया जी के लिए कि मुखिया जी अब आप भी चलने की तैयारी कीजिए, आपको भी घर पहुंचना है। कहीं ये ना हो आप बोलते रह जाएं और आप अकेले रह जाएं और जो बाघ है वो आपके पास कुछ कहने को पहुंच जाए। श्रीनिवास और उसके पिताजी फ़ौरन घर पहुंच के अच्छे से अपने दरवाज़े को बंद कर लेते हैं और अपने घर में सबको बताते हैं कि इस तरह से बाघ ने साथ वाले गांव में हमला किया और बच्चे को उठा के ले गया है, जो कि बहुत ही ख़तरे की बात है। घर वाले भी, माताजी और दादी जी श्रीनिवास की दोनों परेशान होती हैं बात सुन के कि वाकई ये तो बहुत दुख वाली बात है कि किसी बच्चे की जान इस तरह चली गई। बच्चे तो सभी साझे होते हैं, एक जैसे सबके अपने होते हैं। इन्हीं बातें करते करते बस समय हो जाता है रात के खाने का और रात का खाना सबके आगे आ जाता है, लेकिन कोई भी आज मन से खाना नहीं खा पाता, क्योंकि ये बात ही बहुत परेशानी वाली होती है और दुख वाली होती है कि एक तो कोई इनके आसपास का बच्चा प्यारा वो बाघ का निशाना बन गया और अब इन सब के ऊपर भी परेशानी है। ये सब इस चीज़ से परेशान हो गए तो ये परेशानी इनको खा रही होती है कि अब खाना क्या खाएं। जैसे तैसे करके इन्हीं परेशानियों में, इसी सोचों में रात गुजरती है और रात को श्रीनिवास बस आसमान की ओर देखता हुआ यही सोचता रहता है कि वो बाघ कहीं हमारे गांव के आसपास ना आ जाए, बस यहाँ से दूर ही रहे। इनको पता होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी हरकत में आ गया है और पूरी कोशिश करेगा उस बाघ को पकड़ने की, लेकिन अपनी सुरक्षा भी तो करनी है और अपनी एहतियात सबसे पहले है। तो ये सब अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने अपने दिन के कामों को कैसे लेके चलना है और कैसे इस बाघ का मुकाबला करना है अगर वो हमारे सामने आ जाए। सुबह होती है और एक नई सुबह का आगाज़ इसी प्यारी फॉग के साथ, धुंध के साथ, जिसने पूरे इलाके को अपने अंदर लपेटा हुआ है। और प्यारा मंज़र, प्यारा समय, सब अपने अपने घरों में अब नाश्ता पानी कर रहे हैं। घरों से इस फॉग के समय में आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ धुआं, जो कि नाश्ते का होता है, एक अलग ही रंग दे रहा है इस प्यारे से गांव को, इस प्यारे इलाके को। श्रीनिवास और उसके पिताजी नाश्ता करके बाकी घर वालों के साथ अब श्रीनिवास और उसके पिताजी निकल पड़े हैं अपने खेत की ओर। लेकिन आज क्योंकि माताजी खाना लेके खेत में आती हैं तो श्रीनिवास कहता है कि माताजी आपने अकेले नहीं आना, हम खुद ही आ जाएंगे घर पे खाना खाने के लिए, तो आप आज खाना लेके गाँव खेत में ना आना, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। तो माताजी भी कहती हैं कि ठीक है, बेहतर है तुम लोग खाना खाने के लिए आ जाना, या कैसे भी करके यहाँ से कोई अगर बंदोबस्त हो तो मैं पहुँचा दूँगी। वो कहते हैं ठीक है, कुछ देख लेंगे इंतज़ाम, लेकिन अकेले ना आना। ये कह के अब श्रीनिवास अपने पिताजी के साथ खेत की ओर चल पड़ता है। खेत में पहुँचते हैं, सभी गांव वाले कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ मिलते जुलते टोलियों में चलें और अपने अपने खेतों में पहुँच के अपना अपना काम शुरू कर दें।
और करते भी कुछ इस तरह ही हैं कि अपनी अपनी टोलियों में चलते हुए जिसका आता है खेत वो अपने खेत में पहुंच के अपना काम शुरू कर देता है। इस तरह श्रीनिवास और उसके पिताजी भी अपने खेत में पहुंच के अपना काम रूटीन का शुरू कर देते हैं। इन्हीं कामों में, इन्हीं सोचों में बस जो फ़िक्र होती है बाग की कहीं खो जाती है और अपने कामों में सब मसरूफ़ हो जाते हैं। समय बीतता है और करते करते दोपहर का टाइम हो जाता है। दोपहर का टाइम अब फिर से भूख का टाइम हो गया और खाने की तलब है। तो श्रीनिवास कहता है कि पिताजी क्यों ना फिर मैं घर से जाके खाना ले आऊँ, क्योंकि माताजी को तो मना किया था। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा भी तो अकेले जाना ठीक नहीं, तुम क्यों ना साथ से खेत से किसी को लो और दोनों इकट्ठे जाके अपना अपना खाना ले आओ। क्योंकि साथ वाले खेत में ही इनके गांव का एक आदमी काम करता है और उसका भी बेटा होता है जवान। तो ये दोनों प्लान करते हैं कि ये दोनों ही कई बच्चे अपने अपने घरों से जाके खाना ले आएंगे और इस तरह एक दूसरे का साथ भी रहेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब ये दोनों, श्रीनिवास और उसका पड़ोसी बद्री, ये दोनों ही चल पड़ते हैं अपने गांव की ओर, ताकि अपने अपने घरों से खाना लेके यहाँ पे वापस आ सकें। बद्री जो कि श्रीनिवास का दोस्त भी होता है और अच्छी सलाम दुआ होती है, तो इन दोनों को अच्छा सा एक दूसरे का साथ मिलता है कि चलो इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे ही वापस आ जाएंगे। दोनों ही हमउम्र होते हैं, नौजवान होते हैं, बातें करते हुए हाथों में छड़ियाँ पकड़ी हैं कि जैसे ही आ जाएगा बाघ हमारे सामने हम मुकाबला करेंगे इसका। लेकिन पहली ख्वाहिश तो है कि इसका मुकाबला ना ही करना पड़े। अभी ये दोनों बातें करते हुए इन्हीं पगडंडियों पर से होते हुए चल रहे होते हैं कि अपने घर को पहुंच के बस खाना लें और वापस आएं। लेकिन इनको ये मालूम ना था कि वही आदमखोर बाघ जिसने अभी कल इनके साथ वाले गांव में बच्चे को मारा है, वो ही इनके आसपास कहीं मंडला रहा होगा और घात लगाए बैठा होगा। क्योंकि हर जगह फॉग फैली है, धुंध फैली है, मिस्ट है, तो कोई भी चीज़ करीब की जो है वो इतनी सही तरह दिखाई नहीं देती और दूर की तो बिल्कुल भी सही तरह दिखाई नहीं देती। वो खूबसूरत समा जो हमारे लिए बहुत दिलकश होता है, फॉग फैली है और ख़ूबसूरत नज़ारा है, हल्का हल्का पानी मुंह पे लग रहा है और हम आगे कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, वो इनके लिए इतना मुश्किल होता है कि बस इनके कदम जो है वो अपनी जान में जान नहीं पकड़े होते और इनके कदम बस ऐसे होते हैं कि चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और रुकने का नाम ला नहीं। इस तरह इनको अब एक परेशानी शुरू हो जाती है कि जैसे इनके कुछ भारी कदम इनका पीछा कर रहे हैं। इन्हीं आसपास खेतों में से, जंगलों में से उन्हीं भारी कदमों की इनको आवाज़ आ रही होती है। तो श्रीनिवास बद्री से कहता है कि बद्री, तुमने कोई चीज़ महसूस की क्या? वही तुम भी महसूस कर रहे हो? और बद्री की जब देखता है तो बद्री के तो रंग उड़े होते हैं। ये रंग उड़े बता रहे होते हैं कि हाँ, इसने भी वही भारी कदमों को महसूस किया है। अभी ये दोनों एक दूसरे से सवाल ही कर रहे होते हैं और गांव कुछ हल्का सा दूर होता है कि एक ज़ोरदार धाड़ इनको आती है जो कि बता देती है कि बाघ यहाँ मौजूद है और वह किसी वक्त इन दोनों में से किसी के ऊपर हमला करके अपना निवाला बनाना चाहता है। ये ज़ोरदार धाड़ सुन के बद्री और श्रीनिवास दोनों ही भागते हैं गांव की ओर। जैसे ही भागना शुरू करते हैं वो बाघ इनमें से एक के ऊपर जो निशाना बांधे होता है वो होता है श्रीनिवास। श्रीनिवास के ऊपर एक जम मार के ज़ोरदार छलांग लगा के, धाड़ लगा के उसको ऐसा गर्दन से पकड़ता है कि अपने दांतों में जकड़ के, पंजों में जकड़ के उसको चीर फाड़ करके ले जाता है जंगल की ओर और भाग जाता है फ़ौरन वहाँ से। यहाँ पे बद्री ये सारा नज़ारा अपने आँखों से देखता है तो बस उसके तो होश ही काबू में नहीं रहते और वो बस बेहोश होने वाला होता है। बद्री को समझ नहीं आता अब क्या किया जाए, वापस जाए खेत की ओर या घर की ओर। बस वो भागता है घर की ओर, क्योंकि घर थोड़ा करीब होता है। वहाँ पहुँच के शोर मचा देता है। पहले तो उससे बोला नहीं जाता कि हुआ क्या है। वो खूब अपने अंदाज में, अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बताने की कोशिश करता है। लोग उसे बिठाते हैं, घर वाले बिठाते हैं जहाँ खाना लेने गया होता है, उससे पूछते हैं आखिर हुआ क्या, बात क्या है। कहीं ना कहीं समझ तो जाते हैं कि वही हो गया जो साथ वाले गांव में हुआ था। लाजमी बाघ ने कोई निशाना बनाया है। पानी पीने के बाद फिर वो बताता है कि श्रीनिवास को बाघ उठा के ले गया है। जब ये गांव वाले सब सुनते हैं तो बस इनको भी होश नहीं आता और यकीन नहीं आता कि ये श्रीनिवास के साथ हो गया है। फ़ौरन से गांव वाले पहुंचते हैं श्रीनिवास के घर। उसके माताजी को, उसकी दादी जी को ये खबर सुनाते हैं और निकल पड़ते हैं फ़ौरन खेत की ओर, ताकि उसके पिताजी को भी वहाँ पे बताया जाए। इसकी दादी का और माताजी का बुरा हाल होता है। जैसे ही वो सुनती हैं उनको तो अपने इन कानों की बात पे यकीन नहीं आ रहा होता।
एक दुख, एक समा कि इनका प्यारा जो सुबह सही सलामत इनके लिए घर से कमाने के लिए निकला था और सबका बहुत प्यारा था, ख्याल रखता था, अदब वाला था, वो बाग का निशाना बन गया और इनको अपनी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। बस घर में तो अब एक रोने और पीटने का समय होता है और सब बहुत दुख में होते हैं। यहाँ खेत में जब श्रीनिवास के पिताजी देखते हैं कि गांव वाले इस तरह से आ रहे हैं और साथ बद्री भी है, कोई ना कोई बात है, लेकिन श्रीनिवास साथ नहीं आ रहा, उनको भी ये समा देख के एहसास हो जाता है कि बस शायद ये कोई अच्छी बात सुनाए नहीं आ रहे। फ़ौरन ही बद्री के पिताजी भी श्रीनिवास के पिता के साथ आ जाते हैं और सब गांव वाले इसको बताते हैं कि जब ये जा रहा था तो इसको बद्री के ऊपर और श्रीनिवास के ऊपर बाघ ने हमला किया और बाघ श्रीनिवास को उठा के अपने साथ जंगल में ले गया है। श्रीनिवास के पिता को यकीन नहीं आता और वो वहीं पे खेत में बैठ जाते हैं और रोना पीटना शुरू कर देते हैं, खूब रोते हैं और उनको अपनी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। गांव वाले उनको सहारा देते हैं और उनको अपने साथ पैदल चलाते हुए ले जाते हैं अपने गांव में, अपने घर में उनको छोड़ के। वहाँ पे श्रीनिवास और उसके घर वाले खूब जो है वो उसके घर वाले परेशान होते हैं कि हमारा प्यारा हमसे दूर हो गया है, कोई कुछ तो करो, किसी भी तरीके से श्रीनिवास को कहीं से ढूंढ के लाओ, उसकी बॉडी को ही रिकवर करके लाओ, लेकिन लाओ तो सही। फ़ौरन से ये इंसिडेंट जो है वो टाइगर किलिंग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपडेट किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आ जाती है और सर्चिंग में लग जाती है। तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 150 से 200 मीटर अंदर टीम चली जाती है और साथ में गांव वाले भी होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, क्योंकि धुंध की वजह से इतनी मुश्किल होती है इन सबको ये सर्च ऑपरेशन करने में जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हर मोड़ पे ख़तरा होता है। कुछ पता नहीं बाघ अपना निशाना लेके, अपना खाना लेके, इस शिकार को लेके कहाँ बैठा और इनके ऊपर हमला ना कर दे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में इनका गांव वाले पूरा साथ देते हैं और डरते नहीं हैं, क्योंकि इनको श्री की बॉडी भी रिकवर करनी होती है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बगैर किसी डर के सब मेहनत करके गांव में अंदर, जंगल में अंदर जाके 150 से 200 मीटर के अंदर जाके इनको वहाँ पे ब्लड ट्रेस को फॉलो करते हुए श्रीनिवास का बॉडी मिल जाती है और उसको ये फ़ौरन रिकवर कर लेते हैं। साथ में बद्री भी होता है जो कि श्रीनिवास के साथ गांव आ रहा होता है खाना लेने के लिए। उसको भी श्री को देख के ये एहसास होता है, ये यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ ये खाना लेने आ रहा था और देखो कैसे ही वक्त बदलते फ़ौरन से किस्मत बदल गई और बाघ ने इसको निशाना बना लिया। इसकी बॉडी को रिकवर करके इसके घर वालों को दिया जाता है और श्रीनिवास के घर वाले एक दुख में, एक रंजी आलम के साथ इसको जो है वो इसकी आखिरी रसूमात को अदा करते हैं, उसका अंतिम संस्कार मुकम्मल करते हैं। अब गांव वाले खूब एहतजाज करते हैं और साथ वाले गांव वाले भी यहाँ पे आते हैं जिनका प्यारा अभी 2 दिन पहले इस बाघ की नज़र हुआ होता है और आज श्रीनिवास इस बाघ की नज़र हो जाता है, इसकी भूख की हवस में मारा जाता है। अब इस सब का प्रेशर बर्दाश्त ना करते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आता है और फ़ौरन से ही एक मेल टाइगर को पकड़ लेता है, जिसके बाद इन गांव वालों को कुछ जो है वो सुकून मिलता है और सब ज़रा अपना एहतजाज बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों बाद एक अजीब सा माहौल बन जाता है और कैफियत बन जाती है। गांव के एक बुज़ुर्ग होते हैं जो कि इस टाइगर को देखते हैं, जबकि इस टाइगर को पकड़ा गया होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसके पग मार्क्स उस पग मार्क्स से बिल्कुल मैच नहीं होते जो कि श्रीनिवास का कातिल होता है, क्योंकि श्रीनिवास को जिस बाघ ने मारा था वो एक बाघिन थी और वो उम्मीद से थी। ये उन गांव के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका कहना होता है, वो बड़े यकीन से ये बात कह सकते हैं क्योंकि उनका समय सारी ज़िंदगी इन्हीं जंगलात में, इसी गांव में गुजरी थी और वो पग मार्क्स देख के बहुत यकीन से ये बता सकते थे कि ये एक फ़ीमेल बाघ के पंजे हैं और ये उम्मीद से है। और इन बुज़ुर्ग की बात ये इतनी सही साबित होती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपनी गलती को तस्लीम करने पर राज़ी हो जाता है और उनको भी यकीन आता है कि वाकई जब इसकी ऑटोप्सी की जाती है, श्रीनिवास की बॉडी की रिज़ल्ट सामने आते हैं, तो इसमें चीज़ क्लियर हो जाती है कि श्रीनिवास को एक फ़ीमेल टाइगरेस ने मारा था और जो कि उम्मीद से थी। तो वो जो मेल टाइगर उन्हें गलती से पकड़ लिया होता है उसका क्या, उसके बारे में भी इनके पास कंप्लेंट्स तो बहुत सी होती हैं कि उसने बहुत से मवेशियों को मारा था, माल मवेशियों को, पशुओं को, जानवरों को मारा था। तो उसको भी ये कैद करके अपने रिकवरी सेंटर में, रेस्क्यू सेंटर में दोनों को भेज देते हैं।
अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर से हरकत में आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने जिस टाइगर को पकड़ा है ये तो मेल टाइगर है और इसको तो हमने रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है, लेकिन जो असल जो खूनी है वो बागिन है जो कि उम्मीद से है। अब उसको पकड़ने के लिए फिर से कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, इसको पंजरा लगा के कैद करने की पूरी प्रैक्टिस की जाती है और आखिरकार ये कातिल बागिन जो कि उम्मीद से होती है ये इन्हीं बुज़ुर्ग की निशानदही पे पकड़ी जाती है और इन सब का जो है वो बचत हो जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन बुज़ुर्ग की इस कारीगरी को मानने पे राज़ी हो जाता है कि वाकई इनका तजुर्बा सबसे ज़्यादा होता है। अगर तो ये वक्त पे ना बताते कि ये पग मार्क्स एक बागिन के हैं तो शायद ये बागिन घूमती रहती और बहुत से लोगों को अपना निशाना इस तरह बनाती रहती। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। इन स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।